पिछले लेक्चर में हमने देखा था पदार्थ के विद्युतीय गुणों का। आज बारी है चुंबकीय गुणों की। तो मुख्य रूप से ये बात होती है कि चुंबकीय गुण उत्पन्न कब होते हैं। चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण मुख्य होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना किसी पदार्थ में। और वैसे कि अगर कोई भी आवेशित वस्तु होती है, भौतिकी के अनुसार, फिजिक्स के अनुसार, कि कोई भी आवेशित वस्तु है, मान लिया ये आवेशित है, ये अगर यहाँ से ये गति करेगी, चलेगी, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो आवेशित वस्तु है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षक में भी करता है और अपने अक्ष पर भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें चुंबकीय गुण होने का मुख्य कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अपना जो आज का टॉपिक है, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, जैसे ये होता है चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का मुख्य कारण अभी बताया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। मुख्य कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना। तो जब भी कोई आवेशित वस्तु अगर गति करेगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। और चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसका जो मान हम ज्ञात करते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ज्ञात करते हैं, म्यू। और उसका एक सूत्र भी होता है, वो भी मैं लिखूंगा। तो किसी भी पदार्थ में जो चुंबकीय जो कारण होंगे वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होंगे। और इलेक्ट्रॉन है वो जब गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन की मुख्य रूप से दो गतियां होती हैं। इलेक्ट्रॉन की दो गतियां होती है। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में गति करता है, नाभिक के चारों तरफ। मान लिया ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ये इसके चारों तरफ कोई कक्ष है, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी कक्ष मान सकते हैं। और इसमें हम केवल एक इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमेगा, इसको हम कहेंगे कक्षीय गति। ये जो गति कहलाएगी ये कक्षीय गति कहलाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने अक्ष पर भी इस तरीके से घूमेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं अब की बार ये छोटा बना रहा हूं, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष पर भी घूमेगा इस तरीके से। और एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर मान लिया हम कक्षक को इस तरीके से दिखाते हैं तो एक का चक्रण ये होता है, दूसरे का ये होता है। मान लिया ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये अगर इस दिशा में है तो ये इस दिशा में घूमेगा। तो एक जो कक्षक होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पर जो मैं केवल अब एक इलेक्ट्रॉन का जिक्र करूँगा यहाँ पर। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष है, तो इस अक्ष के ये इस तरीके से गति करेगा, मान लिया। तो इसको हम कहेंगे चक्रण गति। तो ये दो गति होती है इलेक्ट्रॉन की। इन दो गति के कारण जो पदार्थ है उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। और इनमें से भी किसके कारण होता है मुख्य रूप से? तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी कक्षक के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये एक दूसरे की दिशा विपरीत है। और दिशा विपरीत होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो सदिश राशि होती है। और सदिश राशि है तो इसके कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा एक दिशा में,
उसके कारण भी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन विपरीत दिशा में। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इसका प्रभाव अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तब तो रहेगा, और एक विकसित में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाता है, या चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो जाता है। तो इसका जो नाप करने का जो तरीका होता है चुंबकीय गुण का, उसको चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। तो अब चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार हुए। कौन कौन से? अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व। ये 5 होते हैं। ये 5 है। इन 5 में से जो पहला है ये पूरा प्रतिचुंबकत्व है। बाकी में कुछ चुंबकीय गुण हो सकते हैं, वो निर्भर करेगा कि उसकी स्थिति अंदर की क्या होती है। अब हम इनमें बारी बारी से इनके बारे में पढ़ें। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो हमारे पास ये 2 प्रकार से इनको हल कर सकते हैं कि जो पहला और दूसरा है ये तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर व्याख्या करेंगे इनकी। यह व्याख्या तो होगी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। और तीसरा, चौथा और पांचवा है, इनकी व्याख्या होती है डोमेन के आधार पर, चुंबकीय जो खंड होते हैं उनके आधार पर। ये इनकी करेंगे आप व्याख्या डोमेन के आधार पर। थोड़ा सा मैं डोमेन के बारे में बता देता हूँ आगे चलने से पहले, बाद में से सीधा हम डोमेन शब्द ही काम में लेंगे और आगे चलेंगे। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा? डोमेन होता है कि जो पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ है, उसमें जो धातु आयन होंगे, क्योंकि ज़्यादातर चुंबकीय पदार्थ हैं उनमें ज़्यादातर में धातु होते हैं, और धातु में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, धातु के अंदर ही रहते हैं, तो उसमें धातु आयन के रूप में वो रहते हैं। तो जो धातु आयन है वो छोटे छोटे खंडों में रहते हैं, और उनको हम जब एक साथ समूह रूप में कहेंगे तो उनको हम डोमेन कहेंगे। तो प्रत्येक जो डोमेन है एक छोटे चुंबक की तरह का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा कि लोह चुंबकीय जो पदार्थ होता है, ज़्यादातर उसमें हम पढ़ेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, उसके जो धातु आयन हैं वो छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों में जो धातु आयन होंगे, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, धातु आयन पीछे रह जाता है, धातु आयन छोटे छोटे खंडों में होता है, ये एक साथ समूह हो जाते हैं, तो डोमेन कहलाता है।
इसमें जो प्रत्येक डोमेन है वो एक छोटे चुंबक की तरह काम करेगा। इसके बारे में हम ये मान सकते हैं कि जो चुंबकीय डोमेन होता है वो एक छोटा द्विध्रुव होता है, इस रूप में मान सकते हैं। और जो अचुंबकीय पदार्थ होता है उसमें डोमेन अनियमित रूप से और अविन्यसित होते हैं, बिल्कुल अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि मान लिया ये इस तरीके ये डोमेन के रूप में होते हैं। मुख्य रूप से ये छोटे धातु आयन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस माइनस एक बार यहाँ पर उदाहरण एक डाइपोल का दिया है, डाइपोल समझने में आसान हो जाता है इस कारण। तो यहाँ पर ये इधर उधर से बिखरे रहते हैं, अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं। तो इसके स्थान पर अगर हम धातु आयन को देखेंगे तो हम उसको इस तरीके से व्यक्त करेंगे। ये डोमेन धातु आयन के, ये द्विध्रुव के डोमेन कहेंगे हम, ये धातु आयन के डोमेन कहेंगे। तो हम इनका इसका चित्र बनाएंगे और इसको और भी आसान से बनाने के लिए हम केवल ये दिखाएंगे, इस तरीके से व्यक्त करेंगे। तो ये डोमेन है, तो आसान सा तरीका हम इस तरीके से इस डोमेन को व्यक्त करेंगे। तो ये जो डोमेन होता है ये होता है द्विध्रुव के लिए, ये हम दिखाते हैं धातु आयन के लिए, और ये इसका छोटा रूप है। तो अब हम यहाँ पर ये लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व में जब डोमेन का जिक्र करेंगे तो हम ये दिखाएंगे केवल। तो ये इस तरीके से ये डोमेन कहा जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर प्रतिचुंबकत्व। पहला प्रतिचुंबकत्व कब होता है, क्या होता है कि जो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है एक तरफ हम या दो चुंबक अगर ले लें और उसके बीच में अगर वस्तु को रख दें तो उसको चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे या तो, और या फिर वो ये पदार्थ है इसके चारों तरफ तार लगा दें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। आसानी के लिए मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, ये अब यहाँ पर ये बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, ये इधर भी चुंबक है, ये चुंबक है, ये दो चुंबक इस तरीके से रख दिए, इनके बीच में ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ होता है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं और वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है। तो ये उत्तर है, यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखा होती है, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम प्रतिचुंबकत्व पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर रख दें तो ये बल रेखाएं उससे प्रतिकर्षित होंगी, ये इस तरीके से आएगी। ये पदार्थ रख दिया, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ इन बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा और ये इस तरीके से जाएंगी, यहाँ से जाएंगी, ये इसे दूर होकर निकलेंगे। ये प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, ये कह सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है, या ये कहें कि चुंबकीय क्षेत्र इसको प्रतिकर्षित करता है। दोनों के बीच में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। और ये होता किस कारण है
ये इस कारण होता है कि इस जो भी ये चुंबकीय पदार्थ होगा जो प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हुए दिखाई देंगे, उनका जोड़ा बना दिखाई देगा, पेयर्ड होंगे सारे के सारे। तो ये सब किसके यहाँ पर हम प्रतिचुंबकत्व तो लिखें तो क्या होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। इनमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो ये चुंबकीय क्षेत्र में ये विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। और यहाँ पर प्रतिचुंबकीय का कारण क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन का युग्मित होना। में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित पेयर्ड होते हैं, सभी के सभी। एग्जाम्पल इसके जल है, इसका भी हम देखेंगे कैसे युग्मित हो गए। सोडियम क्लोराइड है, बेंजीन है। एक बार जल के देखते हैं उदाहरण कि इसके पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित कैसे है, ये प्रतिचुंबकीय क्यों है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जाना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये बंध बनाते हैं, रासायनिक बंध कैसे बनाएंगे, सहसंयोजक बंध कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे होगा। और जब पूरा जल का आ जाएगा तो हम फिर अगर कोई भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा तो उसका मतलब होगा कि ये अनुचुंबकीय होगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नहीं तो सारे पेयर्ड होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होगा, इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 2s2 2p4 नहीं सॉरी 2 2 4 हाँ 2p4 ये होगा। ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, px py pz। इनमें 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ-बोर सिद्धांत के अनुसार बढ़ते हैं, पहले एक एक कर बढ़ते हैं, उनका युग्मन बाद में होता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये हो गए, ये ऑक्सीजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, ये हो गया। जब जल का अणु बनेगा तो क्या होगा, जल के अणु बनाने के लिए ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ा बना ले, दूसरे का यहाँ पर आ जाए तो जल का अणु बन जाएगा। जल के अणु में ये तो स्थिति ये रहेगी, ये रहेगी, ये तो ठीक है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये आ गया। इस तरीके से पूरा जल का अणु बन गया। तो अब इनमें कहीं पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये सारे युग्मित हो गए। तो युग्मित हो गए तो अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उसको नष्ट कर देगा, ये कर देगा। इसके कारण इसके म्यू का मान 0 हो जाएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, वो सॉरी प्रतिचुंबकीय होगा। अब दूसरी बारी अनुचुंबकत्व।
अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व में होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से। ऐसा क्यों होगा और ये किस दिशा में चुंबकित होंगे? तो जब इनको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही युग्मित चुंबकित होंगे। अब की बार ये स्थिति हो जाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर हमने ये पदार्थ को रख दिया। अगर ये पदार्थ अनुचुंबकीय है तो जो बल रेखाएं हैं वो सारी जो सीधी जानी थी वो सीधी न जाकर इसके अंदर से होकर निकलेंगी। ये इस तरीके से अंदर से होकर निकलेंगी, तो ये अनुचुंबकीय पहचान हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ये आकर्षित होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इसका कारण क्या होगा? कारण क्या होगा? इसका कारण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना। अच्छा, एक बात और इसकी मुख्य चीज रह गई कि अगर हम इसमें से इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें या इसको यहां से बाहर निकाल लें, अब इसमें चुंबकीय गुण नहीं है। ये अपना चुंबकीय गुण केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही प्रदर्शित करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तो इसमें चुंबकीय गुण नहीं रहते। तो मुख्य बात ये हो जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनुचुंबकत्व खो देते हैं। इसका कारण क्या होगा? कारण इसका होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना। अनुचुंबकत्व होने का कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होगा, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय होती है, Cu2+ है, Fe3+ है, ये इसके उदाहरण है। इसी प्रकार एक क्रोमियम का भी कह सकते हैं। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कॉपर का लेते हैं कि कॉपर अनुचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताएंगे। ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या हम MOT के द्वारा करेंगे। O2 के अनुचुंबकत्व की व्याख्या जो होती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के द्वारा की जाती है। वो एक बार यहाँ में नहीं पढ़नी, इस कारण मैं केवल इतना लिख रहा हूँ। MOT का जो सिद्धांत है अपने कोर्स में थोड़ा सा वो उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे तब आ जाएगा। अब कॉपर का उदाहरण लेता हूँ। कॉपर का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक अपवाद होता है, ध्यान रखने वाली बात है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि जो होना चाहिए वो न होकर थोड़ा सा बदल जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है
होना चाहिए 4:3D9, 29, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19 और 10, 29 होना चाहिए इसका 4:3D9, लेकिन ये न होकर 4:3D10 होता है। ये क्या होता है, ये अपने जो इससे संबंधित चैप्टर रहेगा उसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, केवल मैं एक बार इतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पर अब ये Cu2+ है, और Cu2+ कब बनता है, प्लस 2 आवेश कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आएगी तो कौन सा निकलेगा। क्या नियम होता है कि जो सबसे बाहरी कक्ष है वो पहले जाएगा। सबसे बाहरी कक्ष कौन सा है, 3D है क्या, या 4s है, 4s है, चौथा कक्ष है। ये पहला कक्ष, ये दूसरा, जिसके आगे 3 लगा हुआ है, ये तीसरा कक्ष, ये चौथा कक्ष। तो पहले चौथे कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये गया, तो इसके ऊपर +1 आवेश आएगा। फिर एक और निकलेगा, तब इसकी बारी आएगी, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ये यहाँ तक तो ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4s0 हो जाएगा और 3d9 हो जाएगा, और डी में 5 कक्षक होते हैं। और ये इसका मैं कक्षक के रूप में दिखाऊं, और इनमें 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऑफ बोके के अनुसार, एक एक करके। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा, यहाँ से पेयर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सातवां और आठवां। ये एक बच गया, अयुग्मित रह गया, अनपेयर्ड रह गया, और इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय गुण आ जाएंगे इसके पास। तो ये चुंबकीय होता है। इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो इसमें चुंबकीय गुण में कमी आ जाती है, चुंबकीय गुण उसमें कमी आ जाती है ताप से। प्रतिचुंबकीय को गर्म करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से प्रतिचुंबकीय है। इसके बाद हमारे पास है तीसरा, तीसरा है लोहा चुंबकत्व। लोहा चुंबकत्व ये भी अनुचुंबकीय की तरह है, इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, अनुचुंबकत्व था वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित था, जबकि ये प्रबल रूप से आकर्षित होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब तो चुंबकीय गुण दर्शाता है, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं और उसके बाद चुंबकीय गुण नहीं रहते। लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय गुण दर्शाएगा ही, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तो भी उसमें चुंबकीय गुण है वो स्थायी रूप से हो जाते हैं। ये इसमें मुख्य अंतर होता है। तो यहाँ पर जो लोहा चुंबकत्व है ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रबल रूप से आकर्षित होगा। प्रबल रूप से आकर्षित होगा, और एक प्रकार से स्थायी चुंबक बन जाएगा, या एक एक चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो भी उसमें चुंबकीय गुण रह जाते हैं। यह गुण जो प्रदर्शित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र अगर हटा लेंगे हटा लेने पर भी इनमें चुंबकीय गुण रह जाते हैं, और चुंबकीय गुण रहने का मतलब ये एक प्रकार से स्थायी रूप से चुंबक बन जाते हैं। ये होता है। इसकी व्याख्या हम पहले मैं बता चुका हूँ, डोमेन के आधार पर करेंगे।
तो जो डोमेन होता है, दोबारा थोड़ा सा मैं जल्दी में बता दूं, डोमेन जो होता है वो जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, इसके जो धातु आयन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, और जब इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, और जब तक चुंबकीय क्षेत्र इसमें नहीं रखेंगे ये या कहेंगे यादृच्छिक रूप से या अस्त व्यस्त अभिविन्यस्त रहते हैं। जैसे ये है, ये अस्त व्यस्त है। अब इस तरीके से रखे हुए होते हैं तो ये चुंबकीय गुण इनमें नहीं होता है। अब इसमें चुंबकीय गुण नहीं है, चुंबकीय गुण इसमें नहीं है। क्यों? कि प्रत्येक डोमेन के कारण चुंबकीय गुण तो हैं, क्योंकि जो प्रत्येक डोमेन है वो छोटे चुंबक की तरह का काम करता है। प्रत्येक डोमेन के कारण चुंबकीय गुण तो है, लेकिन एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो चुंबकीय गुण एक दूसरे को नष्ट कर दिया। तो जैसे मान लिया एक ये है और एक ये, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, गुण नष्ट हो जाएंगे। जैसे एक ये है, एक ये है, गुण नष्ट हो गए। इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण इसमें चुंबकीय गुण नहीं है। लेकिन अगर बड़ा चुंबक लगा दे, इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये भी दिखा सकते हैं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो ये सारे जो डोमेन हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अभिविन्यस्त हो जाएंगे, सारे के सारे। अब इनकी दिशा ये हो जाएगी, ये कितने मान लिया 2 4 6 3 9 दिखाए हैं, सबकी दिशा एक हो जाएगी, सारे के सारे एक दिशा में अभिविन्यस्त हो जाएंगे। इसके कारण इसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाएंगे, और जब चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तब भी ये अवस्था बनी रहती है, और जब तक ये अवस्था बनी रहेगी इसके अंदर चुंबकीय गुण रहेंगे। तो जब तक इसको चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा था तब तो इसके लिए म्यू का मान 0 था, लेकिन अब म्यू का मान 0 नहीं है, अब भी ये क्रम बना रहेगा। तो इसके कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तब भी इसमें चुंबकीय गुण रह जाते हैं, और इसका कारण ये होता है कि इसमें जो क्रम निर्धारित हो जाता है वो उसी रूप में रह जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसका ज़्यादातर धातु होते हैं लोहे के आसपास के। एग्जाम्पल इसका है फेरस, कोबाल्ट, निकल और CrO2 क्रोमियम का ऑक्साइड, ये इसके उदाहरण होते हैं। अब अगला है प्रतिलोह चुंबकत्व। चौथा, प्रतिलोह चुंबकत्व। तो जो प्रतिलोह चुंबकत्व होता है उसमें डोमेन पहले से ही एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यस्त होते हैं। डोमेन तो इसमें भी होंगे, लेकिन जो लोह चुंबकत्व था उसमें अस्त व्यस्त थे पहले, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो एक दिशा में हो गए थे, लेकिन यहाँ पर ये पहले से ही एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यस्त होंगे पहले से ही। तो यहाँ पर ये इस तरीके से होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यस्त है। तो एक दूसरे के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होगा वो नष्ट हो जाता है, निरस्त हो जाता है, इस कारण म्यू का मान यहाँ पर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डोमेन है एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यस्त होते हैं, अभिविन्यसित। ठीक है, इसका उदाहरण मैग्नीज ऑक्साइड होता है। मैग्नीज ऑक्साइड। इसके बाद अगला फेरी चुंबकत्व। पांचवा, फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व में भी तो डोमेन होंगे,
लेकिन उन डोमेन का जो चुंबकीय गुण है वो उनका जो संरेखण होगा वो समांतर और विपरीत दिशाओं में समान नहीं होता। चित्र से समझा दूं, समझ में आ जाएगा कि मान लिया इसमें भी डोमेन है और डोमेन को बताया था, डोमेन क्या होते हैं? डोमेन होते हैं धातु आयन, उनके जो छोटे खंड हैं उनको डोमेन कहेंगे। तो इसमें जो अविन्यस्त तो होंगे लेकिन एक दूसरे के पूरे विपरीत नहीं होंगे। जैसे मान लिया मैंने ये बना दिया, ये है। अब इसमें कुछ समांतर हैं, कुछ प्रति समांतर हैं। इसमें से 3 की दिशा 1 2 3 की दिशा अपवर्ड है और 4 की दिशा 4 की दिशा अपवर्ड है और 3 की दिशा डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर संरेखण, ये तो समांतर है, मान लिया ये प्रति समांतर हो गए, इनका समान नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण इसमें थोड़ा सा गुण चुंबकीय का आ जाएगा। तो ये अब इन दोनों ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया, इन दोनों ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया, इन दोनों ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया, ये बच गया। इसके कारण हल्का सा चुंबकीय गुण रहेगा इसमें। तो ये लोह चुंबकत्व की तुलना में वो तो प्रबल था, दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होगा। तो इनमें जो डोमेन है वो चुंबकीय आघूर्ण का जो संरक्षण है वो समांतर और प्रति समांतर दिशाओं में होता है, लेकिन दोनों में समान नहीं होता। डोमेन का संरेखण समांतर व प्रति समांतर दिशाओं में समान नहीं होता। एक दिशा में ज़्यादा होंगे, दूसरी दिशा में कम होंगे, तो समान नहीं होगा। इसके कारण इनमें जो चुंबकीय आघूर्ण है वो थोड़ा सा उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण ये लोह चुंबकत्व की तुलना में दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो अंतर क्या हो गया? लोह चुंबकत्व में सारे के सारे एक ही दिशा थी, इसके कारण वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ प्रबल रूप से आकर्षित था। यहाँ पर सारे एक दिशा में नहीं है, केवल ये थोड़ा सा बच गया, तो इसके कारण ये दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से एक ही है, Fe3O4 मैग्नेटाइट। या थोड़ा बहुत फेराइट के भी कह सकते हैं, जिंक का फेराइट हो या मैग्नीशियम का फेराइट हो, ये भी उदाहरण होते हैं। या फेराइट, जिंक का Zn Fe2O4 या Mg Fe2O4, ये भी इसके एग्जाम्पल है। अब अगर फेरी चुंबकत्व है, इसको हम गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा? इसको गर्म कर देंगे तो ये अस्त व्यस्त हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, लेकिन ये अयुग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। तो अयुग्मित हो गया तो कौन सा गुण उत्पन्न हो गया? अनुचुंबकीय। तो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये अनुचुंबकीय बन जाएगा और फेरी चुंबकत्व है वो खत्म हो जाता है। इन्हें गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व नष्ट हो जाता है।
तथा अनुचुंबकीय बन जाते हैं। तो ये इसके पांचों प्रकार आ गए। तो 5 प्रकार में अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण थे। लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व डोमेन के आधार पर हमने व्याख्या करी है। डोमेन होते हैं जो धातु आयन होते हैं उनके छोटे खंड, जब वो एक साथ समूहित होते हैं तो उनकी दिशा या विन्यास किस प्रकार का होता है उस पर इन तीनों के जो चुंबकीय गुण है वो निर्भर करेंगे। तो जो लोह चुंबकत्व होता है उसमें प्रबल रूप से गुण होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी उसमें चुंबकीय गुण रह जाते हैं। और जो ये फेरी चुंबकत्व है इसमें कुछ कम होते हैं। प्रतिलोह चुंबकत्व में गुण होते नहीं लोह चुंबकीय के, क्योंकि सारे डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यसित होते हैं और वो सारे जो चुंबकीय गुण है एक दूसरे का नष्ट कर देते हैं, म्यू का मान 0 आ जाता है। तो ये पूरा टॉपिक हो गया चुंबकीय गुण के बारे में। अब इनमें भी पूरा पांचों एक साथ नहीं पूछे जाते, आधे नंबर का या 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। किसी पांचों में से किसी एक की परिभाषा पूछ ली, किसी एक का उदाहरण पूछ लिया, या कोई एक नाम दे दिया पदार्थ का और पूछ लिया कि ये किसका उदाहरण है। डोमेन क्या होता है ये परिभाषा पूछ ली। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब होते हैं ये पूछ लिया। बोर मैग्नेट्रॉन की इकाई का मान पूछ लिया। इलेक्ट्रॉन की कौन सी गतियाँ होती है वो पूछ लिया। इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय गुण क्यों उत्पन्न होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो छोटे छोटे प्रश्न तो बहुत बनते हैं, लेकिन सबसे आसान पार्ट इस चैप्टर में है ये।